हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी आरओ भाग 1 के सभी चैप्टर्स के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बताऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? उत्तर, नमक का दरोगा कहानी का नायक मुंशी बंसीधर का पात्र हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्योंकि जो मुंशी बंसीधर होते हैं वे एक ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ व चरित्रवान दरोगा हैं। उनके माता पिता उन्हें बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का क्या करते हैं, उन्हें हवाला देते हैं, परंतु इन सबके विपरीत वह क्या करते हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। उनकी यही चारित्रिक दृढ़ता हमें सर्वाधिक प्रभावित करती है। वह स्वाभिमानी है, अदालत में उनके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, उनकी नौकरी भी छीन ली गई, परंतु उनका स्वाभिमान नहीं गया। कहानी के अंत में उन्हें अपनी ईमानदारी का फल मिलता है। जो पंडित आलोपीदीन होते हैं वे क्या करते हैं, अपने सारी जायदाद का उन्हें स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। भ्रष्ट सेठ पंडित आलोपीदीन को भी बंसीधर की ईमानदारी के सामने झुकना ही पड़ता है। दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभरकर सामने आते हैं? उत्तर, पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के दो पहलू उभरकर सामने आते हैं। पहला, भ्रष्ट व्यक्ति, दूसरा उज्जवल व्यक्ति। भ्रष्ट व्यक्ति जो यह पहलू होता है वह आदर करने योग्य नहीं है। वह क्या करते थे, जो भ्रष्ट कार्य हैं उनको रात के अंधेरे में बड़े ही आराम से करते थे। धन कमाने के लिए वे क्या करते थे, धन का गैर कानूनी उपयोग करते थे। उसने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत के जाल में फंसा रखा था। कहानी की शुरुआत से लेकर कहानी के मध्य तक उन्हें समाज के वाचाल एवं चालाक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया, जिसने अपनी चतुराई से समाज में अपना सम्मानित स्थान प्राप्त किया था। जो भ्रष्ट व्यक्ति का यह जो पहलू है वह प्रशंसा करने योग्य नहीं है। दूसरा है उज्जवल व्यक्ति। कहानी के अंत में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष उभर कर आता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति बंसीधर के गिरफ्तार होने के बाद उनके दृढ़ चरित्र के सामने वह झुक जाता है। वह बंसीधर के ईमानदारी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और वह क्या करता है, सम्मान पूर्वक उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। पंडित आलोपी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के अंत में आलोपीदीन के बंसीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर देखिए। कहानी के अंत में आलोपीदीन बंसीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बना देता है। वास्तव में उसे लोगों पर विश्वास नहीं है। उसने आज तक बिकाऊ, बेईमान और भ्रष्ट लोग ही देखे हैं। उसने रिश्वत और लालच से सबको डिगा दिया, लेकिन बंसीधर ही था जो हजारों रुपए की रिश्वत के सामने अडिग रहा। उसने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऐसे ही दृढ़ चरित्र, ईमानदार और कठोर प्रबंधक चाहिए था, इसलिए उसने उसे नियुक्त कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो नमक का दरोगा कहानी के दो अन्य शीर्षक हो सकते हैं। पहला, सत्य की जीत और दूसरा, नैतिकता का मूल्य। तो देखिए, पहला, सत्य की जीत शीर्षक कहानी के मूल उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। बंसीधर सत्य के पथ पर चलता हुआ बहुत संघर्ष करता है। जो बंसीधर होते हैं वह सत्य के पथ पर चलते हुए बहुत ही संघर्ष करते हैं और अंततः सत्य की जीत होती है। अतः सत्य की जीत शीर्षक कहानी के लिए उपयुक्त है। दूसरा, नैतिकता का मूल्य। यह कहानी के नैतिक मूल्यों पर आधारित है। जो यह शीर्षक है यह कहानी के नैतिक मूल्यों पर आधारित है। ईमानदारी के महत्व को कहानी में रेखांकित किया गया। जो ईमानदारी का महत्व होता है उसको इस कहानी में बताया गया है। यह कहानी जीवन के मूल्यों के प्रति आस्था को बनाए रखने में सक्षम है। अतः कहानी के लिए दूसरा शीर्षक नैतिकता का मूल्य हो सकता है। यहाँ पे हमें दो शीर्षक दिए गए हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीधर के पिता ने उसे कौन कौन सी नसीहतें दी? उत्तर, वसीधर के पिताजी ने उन्हें निम्नलिखित नसीहतें दी हैं। पहला, ओहदे पर पीर की मजार की तरह नजर रखनी है। जो ओहदा होता है, जो उनका पद होता है, उस पर नजर गड़ाकर रखनी है। दूसरा, मजार पर आने वाले चढ़ावे पर ध्यान नहीं देना है। जो ऊपरी चढ़ावा होता है उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। तीसरा, जरूरतमंद व्यक्ति से कठोरता से पेश आना है ताकि उससे अधिकतम धन की प्राप्ति हो सके। चौथा, ऊपरी कमाई बेहतर स्रोत है जिससे व्यक्ति की प्यास बुझती है। इस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उनको बता रहे उनके पिताजी कि ऊपरी कमाई क्या है, बेहतर स्रोत है, इसलिए व्यक्ति से क्या होती है, व्यक्ति की प्यास बुझती है, इसलिए आप उस पर अधिक ध्यान दीजिए। पांचवा, बेगरज आदमी से विनम्रता से पेश आना चाहिए क्योंकि वे तुम्हारे किसी काम के नहीं होते। और छठवा है, ऊपरी कमाई से ही समृद्धि आती है, इसी का सर्वाधिक महत्व है। उनके पिता ने उन्हें यही नसीहतें दी हैं कि ऊपरी कमाई, जो भ्रष्टाचार के पैसे होते हैं, आप उस पर अधिक ध्यान दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? उत्तर, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते। जो मियां नसरुद्दीन होते हैं वे क्या करते हैं, मसीहाई अंदाज में रोटी बनाने की कला का बखान करते, मतलब रोटी कैसे बनाते हैं मसीहाई अंदाज में ये बताते हैं। वे स्वयं भी 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। जो मियां नसरुद्दीन है वे 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे तुनकी और रुमाली जैसी रोटियां बनाना जानते हैं। जो तुनकी और रुमाली जैसी महीन रोटियां होती है वे वह बनाना जानते हैं। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ है। वे रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। वे क्या करते हैं, रोटी बनाने को कला मानते हैं और स्वयं को उसका उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों का जैसा है। अन्य नान भाइयाँ सिर्फ रोटी बनाती है, वे कुछ नया नहीं कर सकती, इसलिए क्या कहते हैं, नान भाइयों का मसीहा किनको कहा जाता है? मियां नसरुद्दीन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उत्तर, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसरुद्दीन की रुचि लेखिका के बातों में इसलिए खत्म होने लगी क्योंकि मियां ने ये सब बातें परंपरा से सुनी सुनाई थी। उसे ठीक से सब बातों तथा तथ्यों का ज्ञान नहीं था। जो मियां नसरुद्दीन थे वे इन सब बातों को परंपरा से सुनी सुनाई थी और उन्हें इन सब बातों और तथ्यों की कोई जानकारी नहीं थी। ना तो वो इनसे जुड़े नामों और तथ्यों का महत्व जानते थे, ना ही इनकी जरूरत पड़ी थी, इसलिए लेखिका के प्रश्न को सुनकर वह मुश्किल में पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? अब हमें यह बताना है कि मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें हमें अच्छी लगी। तो देखिए, पहला, वे आत्मविश्वास से भरपूर थे। जो मियां नसरुद्दीन थे वे कैसे थे? आत्मविश्वास से भरपूर थे। वे जो भी बात करते थे पूरे विश्वास से जोर देकर और अदाकारी के साथ करते थे। वे पत्रकार या महिला को सामने देखकर भी घबराते व हकलाते नहीं। सेकंड, वे अपने काम में गहरी रुचि रखते थे। जो मियां नसरुद्दीन थे वे अपने काम में गहरी रुचि लेते थे। बातें करते हुए उनका ध्यान अपने काम में पूरी तरह लगा रहता था। तीसरा, वे शागिर्द कारीगर का शोषण नहीं करते थे। वे अपने कारीगरों का शोषण नहीं करते थे। वे उन्हें पूरा सम्मान और वेतन देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? तो उत्तर देखिए, यहाँ तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण और दूसरे तालीम का अर्थ है पालन करना या आचरण करना। इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा दी जाए या जो शिक्षा पाई जाए उसका पालन करना अधिक जरूरी है। दूसरी बार आए तालीम की जगह हम पालन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व एवं
चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध मियां नसरुद्दीन खानदानी पेशेवर नानबाई थे। नानबाई किनको कहा जाता है? जो रोटियां बनाते हैं। अपने काम के प्रति गहरी निष्ठा व लगन के कारण उनके व्यक्तित्व में एक समर्पण भाव था। जो मियां नसरुद्दीन थे वे अपनी गहरी निष्ठा एवं लगाव के कारण उनके व्यक्तित्व में एक समर्पण की भावना थी तथा वे अपने व्यवसाय के प्रति गर्व के एहसास से उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। मियां अपने दिल में अपने पिता एवं दादा के प्रति असीम श्रद्धा की भावना रखते थे। अपने व्यवसाय को वे सिर्फ पैसे अर्जित करने का माध्यम ना मानकर उन्हें एक हुनर अर्थात कला के रूप में देखते थे। उनका विश्वास यह है कि हुनर काम करने से आता है और काम छोटा बड़ा नहीं होता। सबको उन्होंने अत्यंत ही उत्साह एवं तल्लीनता के साथ किया है। श्रम एवं अभ्यास को वे अपनी कला का ही नहीं बल्कि जीवन का मूल मंत्र मानते थे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो उत्तर देखिए, पहला कारण ये है कि जो लेखक थे वे एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे, इसलिए समय कम मिल पाता था। दूसरा कारण है धन का अभाव बना रहता था, पैसे इकट्ठे होने पर शूटिंग होती थी। तीसरा, तकनीक के पिछड़ेपन के कारण बीच बीच में पात्रों, स्थान आदि की समस्या आ जाती थी। इन सब कारणों के कारण जो पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग है वो 2.5 साल तक चली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते हैं कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? उत्तर प्रथम दृश्य, इस दृश्य में भूलो नामक कुत्ते को अप्पू की मां द्वारा गमले में डाले गए भात को खाते हुए चित्रित करना था, परंतु सूर्य अस्त होने तथा पैसे खत्म होने के कारण यह दृश्य चित्रित न हो सका। 6 महीने बाद जब लेखक पुनः उस स्थान पर जाता है तब उसे पता चलता है कि जिस कुत्ते के साथ उसने शूटिंग की थी उसकी मौत हो चुकी है। काफी प्रयास के बाद उससे मिलता जुलता कुत्ता मिला और उसी से भात खाते हुए दृश्य को फिल्माया गया। यह दृश्य इतना स्वाभाविक था कि कोई भी दर्शक या व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाया। दूसरा दृश्य, इस दृश्य में श्रीनिवास नामक व्यक्ति मिठाई वाले की भूमिका निभा रहा था। बीच में शूटिंग रोकनी पड़ी। दोबारा उस स्थान पर जाने से पता चला कि उस व्यक्ति का देहांत हो गया है। फिर लेखक ने उससे मिलते जुलते व्यक्ति को लेकर बाकी दृश्य फिल्माया। पहला श्रीनिवास बांस वन से बाहर आता है और दूसरा श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। इस प्रकार इस दृश्य में दर्शक अलग अलग कलाकारों को पहचान नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के दृश्य को कैसे पूरा किया? तो उत्तर भूलो की मृत्यु हो गई, इस कारण उससे मिलता जुलता कुत्ता लाया गया। फिल्म का दृश्य इस प्रकार था कि अप्पू की माँ उसे भात खिला रही होती है। अप्पू तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है। भात खाते खाते वह तीर छोड़ता है तथा उसे लाने के लिए भाग जाता है। माँ भी उसके पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता यह सब देख रहा होता है। वो भूलो कुत्ता जो होता है वह खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। उसका ध्यान भात की थाली की ओर जाता है। यहाँ तक का दृश्य पहले वाले भूलो जो पहला वाला कुत्ता था भूलो, उसके साथ फिल्माया गया। इसके बाद के दृश्य को अप्पू की माँ बचा हुआ भात गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा जाता है। वह दृश्य दूसरे कुत्ते में पूरा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? तो उत्तर फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। उसके देहांत के बाद उसकी जैसी कद काठी का व्यक्ति ढूंढा गया। उसका चेहरा अलग था परंतु शरीर श्रीनिवास जैसा ही था। ऐसे में फिल्मकार ने तरकीब लगाई। नया आदमी कैमरे की तरफ पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है, अतः कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता कि यह अलग व्यक्ति है। इस प्रकार उसने यह दृश्य कंप्लीट किया या पूर्ण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कि भारत के मानव समाज में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी संवेदना है, एक दूसरे के प्रति भावना है।
भारत के मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने साथियों से गहरा लगाव रखते हैं। आपस में लड़ने झगड़ने के बावजूद उनमें परस्पर अटूट प्रेम की भावना विद्यमान होती है। एक दूसरे से अलग होते समय वे दुख को महसूस करते हैं। जब पशु पक्षी एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो भी मनुष्य की तरह ही दुख को महसूस करते हैं। लेखक कहना चाहता है कि भारत में विदाई का क्षण मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी करुणा को उत्पन्न करने वाला होता है। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? तो उत्तर, कर्जन द्वारा इस्तीफा देने के निम्नलिखित कारण है। पहला, कर्जन ने बंगाल विभाजन लागू किया जिसके खिलाफ में पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो गया। कर्जन द्वारा राष्ट्रीय ताकतों को खत्म करने का प्रयास विफल हो गया। जो कर्जन ने क्या किया, राष्ट्रीय ताकतों को खत्म करना चाहा, जिसके लिए उन्होंने प्रयास किया, परंतु यह प्रयास विफल हो गया। उल्टे ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई। दूसरा, कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाहता था। उसकी सिफारिश को नहीं माना गया तो उसने क्या किया, इस्तीफे की धमकी देने से अपना काम करवाना चाहा, और परंतु ब्रिटिश सरकार ने उसका इस्तीफा ही मंजूर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए भारत विरोधी कार्यों की सूची बनाई है। तो पहला देखिए, उसने भारतीय शिक्षा प्रणाली को तहस नहस किया। दूसरा, उन्होंने भारतीयों की शिक्षा के विरुद्ध बंगाल का विभाजन किया। भारतीयों की अभिव्यक्ति आजादी पर प्रतिबंध लगाया। देश की संपत्ति और संसाधनों का ब्रिटिश के हित में प्रयोग किया। भारत देश में अंग्रेजों के वर्चस्व को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। उत्तर, धनराम लोहार पिता का बालक था। उसके दिमाग में गणित नहीं बैठता था। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे 13 का पहाड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं और संटी से पीटते थे। उधर धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का काम सिखा रहे थे। वे सान चढ़ाना, ढौकनी फूकना, हथौड़ा चलाना तथा घन चलाना सिखा रहे थे। वे भी गलती करने पर उसे छड़ी व हत्थे से पीटते थे। इस प्रकार धनराम एक साथ दो विद्याओं सीख रहा था, पढ़ाई की विद्या और लोहार कर्म की विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों? तो उत्तर, तेरे दिमाग में लोहा भरा पड़ा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। मास्टर त्रिलोक सिंह ने इस व्यंग वचन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है। चाबुक की चोट व्यक्ति के शरीर को कष्ट पहुंचाती है, लेकिन शब्दों की चोट शारीरिक चोट से भी खतरनाक होती है क्योंकि वह व्यक्ति की अंतर आत्मा पर प्रहार करती है। मास्टर जी का यह कथन धनराम के मानसिक बल को कमजोर करने के लिए पर्याप्त था। उसके मन में यह बात अच्छी तरह बैठ गई थी कि वह तो बस लोहार का काम ही सीख सकता है, विद्या अर्जन उसके बस की बात नहीं है। इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह के कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है। जबान के चाबुक का मतलब क्या होता है? जबानों द्वारा, मतलब अपने शब्दों के द्वारा दूसरे को हानि पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? उत्तर, स्पीति के बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। इस स्थान पर इस मंत्र का जाप बहुत अधिक हुआ है। यह मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम। इसलिए लेखक इस बात के पक्ष में है कि माने श्रेणी का नाम माने मंत्रों के से ही होना चाहिए। क्वेश्चन है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, लेखक बताता है कि स्थिति में वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण वर्षा ऋतु मन की साध पूरी कर नहीं करती। जो वर्षा ऋतु होती है वो मन की साध या मन का भाव पूरा नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। जब कभी यहाँ वर्षा होती है तो लोग इसमें सुखद सौभाग्य मानते हैं। जब कभी भी स्थिति में वर्षा होती है तो लोग क्या समझते हैं? इसको सुखद सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो रजनी क्या होती है? रजनी इस कहानी की नायिका है। उसके
चरित्र का सबसे बड़ा यह गुण यह है कि वह हमेशा संघर्षशील है, मतलब वह हमेशा मेहनत करती है, अन्याय के विरुद्ध लड़ती है, संघर्ष करती है। वह निर्भीक और आत्मविश्वास से भरपूर स्त्री है। वह सच्चाई के लिए किसी से भी टकराने को तैयार रहती है। वह क्या करती है? सच्चाई के लिए किसी से भी टकराने को तैयार रहती है। उसमें लोगों को इकट्ठा करने तथा तर्क सहित अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति है। वह अन्याय का पर्दाफाश करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी ने हेडमास्टर द्वारा ट्यूशन संबंधी विषय पर असमर्थकता प्रकट करने पर क्या कहा? उत्तर, रजनी ने ट्यूशन संबंधी विषय पर हेडमास्टर द्वारा असमर्थकता प्रकट करने पर कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते तो यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला व्यक्ति चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट देते हैं, और आप हैं कि कॉपियां ना दिखाने के नियम से सारे बेगुनाहों को ढक रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला और अमित रजनी को स्कूल जाने से क्यों मना करते हैं? उत्तर, रजनी गणित विषय के अध्यापक पाठक जी की शिकायत करने के लिए स्कूल जाना चाहती है। अमित और लीला दोनों इस बात से भयभीत हो जाते हैं कि शिकायत कर देने पर अध्यापक और अधिक परेशान करना शुरू कर देंगे। इस कारण वे रजनी को स्कूल जाने से मना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता पाठ का मूल भाव क्या है? तो उत्तर, भारत माता पाठ का मूल भाव यह है कि भारत एक है, भारत के निवासियों की समस्याएं एक है, वह है पराधीनता। अतः स्वतंत्रता हेतु संगठित होकर एकजुट होना अति आवश्यक है। स्वतंत्रता के लिए क्या होना? एक संगठित होना एवं एकजुट होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों स्वीकार नहीं की? तो उत्तर, रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश इसलिए स्वीकार नहीं की क्योंकि मुंबई में ही रहकर अध्ययन करने का निर्णय लिया था। जो रजा है उसने मुंबई में रहकर ही पढ़ने का निर्णय लिया था। उन्हें मुंबई शहर, वहाँ का वातावरण, गैलरिया और मित्र पसंद आ गए थे। चित्रकारी की गहराई को जानने समझने के लिए मुंबई अच्छी जगह थी और साथ ही उसे वहाँ एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी भी मिल गई थी। इसीलिए जो रजा है उन्होंने ड्राइंग अध्यापक की नौकरी ठुकरा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए? उत्तर, बंबई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने कड़ा संघर्ष किया। सबसे पहले उन्होंने एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी की। वे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वहां काम करते थे। फिर मोहन आर्ट क्लब में उन्हें अध्ययन करने जाना पड़ता था। उन दिनों रात को सोने के लिए उन्हें एक परिचित ड्राइवर के घर के कमरे में जाना पड़ता था। कुछ दिनों बाद उन्हें स्टूडियो के आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा मिल गया, लेकिन उन्हें कहाँ सोना पड़ता था? फर्श में सोना पड़ता था। वे रात के 11 से 12 बजे तक चित्र एवं रेखा चित्र बनाते रहते थे। उनकी मेहनत देखकर उन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया गया। जो रजा हैं उनकी कठिन परिश्रम मेहनत को देखकर उन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया गया। कठिन परिश्रम के कारण उन्हें मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक भी प्राप्त हो गया। सन 1943 में उनके 2 चित्र आर्ट सोसाइटी ऑफ डिपार्टमेंट की प्रदर्शनी में रखे गए, किंतु उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। उसके चित्रों की प्रशंसा हुई। उनके चित्र 40-40 रुपए में बिक गए। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वॉल्टर लैंगहेमर ने अपने स्टूडियो का नाम दे दिया उसे। लेखक दिन भर मेहनत करके चित्र बनाता था तथा लैंगहेमर उन्हें देखते तथा खरीद भी लेते थे। इस प्रकार लेखक इतने रुपए कमाने लगे कि नौकरी छोड़कर जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बनकर वहां कला का अध्ययन करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन कौन थे? तो उत्तर, रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार थे सेजान, वॉन गॉन्ग, गॉन्गान, पिकासो, मातिस, शागाल एवं ब्रॉक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा किताब पाठ का उद्देश्य क्या है? उत्तर, आत्मा किताब इस पाठ में देश के नवयुवकों को लेखक ने बताया कि व्यक्ति के मन में कुछ करने की लगन हो तो कठिनाइयां उसके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती, मतलब कठिनाइयां उसके मार्ग को रोक नहीं सकती हैं। इस पाठ का उद्देश्य नवयुवकों
को कार्य करने के लिए प्रेरित करना था। इस पाठ का उद्देश्य था कि जो नए युवक है उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करना। कार्य करके ही व्यक्ति महानता को प्राप्त कर सकता है। भाग्य के भरोसे रहना उचित नहीं है। जो भाग्य है उसके भरोसे रहना उचित नहीं है। लेखक ने नौकरी करते हुए, मेहनत से पैसे कमाते हुए अपना अध्ययन जारी रखा तथा अंत में अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर लैंगहैमर कौन थे? उन्होंने रजा को आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार योगदान किया? उत्तर, प्रोफेसर लैंगहैमर सैयद हैदर रजा के प्रशंसक थे। वे वेनिस अकादमी के प्रोफेसर थे। रजा को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपना स्टूडियो दे दिया था। उस स्टूडियो में बैठकर रजा ने जिन चित्रों को बनाया उसे लैंगहैमर ने ही खरीद लिया।